आपके साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। नए साल के पहले दिन लखनऊ के होटल में 5 लोगों का मर्डर कर दिया गया, जहां मरने वालों में 4 लड़कियां और उनकी मां शामिल है। पुलिस ने इस मामले में बेटे को अरेस्ट किया है और आरोपी का नाम अरशद बताया जा रहा है। उसकी उम्र लगभग 24 साल है। वहीं पारिवारिक विवाद में मर्डर की बात सामने आई है। वहीं लखनऊ के जेसीपी बबलू कुमार ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि इस होटल के एक कमरे में 5 शव मिले हैं, जहां पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है, जहां शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। अभी सभी से प्राथमिकता से पूछताछ की जा रही है, जहां 5 लोगों के शव हैं, जिनमें 4 बच्चियां और उनकी मां शामिल है। वे 30 तारीख को यहां आए थे और उनके भाई और पिता भी उनके साथ थे। पोस्टमार्टम और पूछताछ के बाद ही जानकारी दी जाएगी। मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र पोस्ट करने के लिए दिल्ली के एक डाकघर पहुंचे, जहां पत्र को याद करते हुए वे कहते हैं कि नए साल के पहले दिन दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि आप झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने की आदत छोड़ देंगे और अपने आप में एक सार्थक बदलाव लाएंगे। आपको 5 संकल्प जरूर लेने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के नाम पर कभी भी झूठी कस्में नहीं खाएंगे। आप महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक लोगों से झूठे वादे करना बंद कर देंगे और आप दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। यमुना की सफाई के झूठे आश्वासन और उसके नाम पर किया गया भ्रष्टाचार सफाई आप देश विरोधी ताकतों से न मिलने और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनसे चंदा न लेने की शपथ लेंगे। आज 2025 का पहला दिन है, नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष पे एक परंपरा है कि हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं। कुछ बुरी आदतों छोड़ने का करते हैं तो कुछ नए संकल्प लेते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। तो मैंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। आप कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम मंगल कामना करते हैं का संकल्प लेते हैं। आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। आज 2025 का पहला दिन है, नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष पे एक परंपरा है कि हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं। कुछ बुरी आदतों छोड़ने का करते हैं तो कुछ नए संकल्प लेते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। तो मैंने
आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख के कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। क्या ये सही है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? इसके आगे उन्होंने पूछा है कि बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं और क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र के लिए सही है। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जहां सभी राजनीतिक दलों ने जिला स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि 2 जनवरी के बाद सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टिकट आवंटन से पहले ही हमने सभी रणनीतियों पर मंथन कर लिया है, जहां सभी जिला के जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहकर उनसे हर एक रणनीति पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। निकाय चुनाव के लिए आगामी रणनीति में जुटी कांग्रेस। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते तमाम तैयारी की जा रही है। उसी के साथ पार्टियां अपनी रणनीति भी तैयार कर रही है। निकाय चुनाव के लिए आगामी रणनीति में जुटी है कांग्रेस, जहां चुनाव रणनीति पर कांग्रेस के दिग्गजों ने किया है मंथन। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार के लिए रणनीति बनानी शुरू की है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक दलों ने जिला स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि 2 जनवरी के बाद सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयार हैं, उस तरह में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, अब निकाय चुनाव का प्रचार जोर पकड़ेगा धीरे धीरे और आज चूंकि नामांकन पत्रों की जांच का क्रम जो है जारी है और शाम को 5 बजे के बाद सभी उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ जारी कर दी जाएगी। उसके बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के चुनाव अभियान को गति देंगे, वहां पहुंच करके अपने पक्ष में जनता से मतदान की अपील करेंगे। देखिए, जहां तक बड़े राजनीतिक पार्टियों की बात करें, भाजपा और कांग्रेस, इन्हीं दोनों दलों का यहाँ उत्तराखंड में मुख्य मुकाबला है। चूंकि 11 नगर निगम है, 43 नगर पालिका है और 46 नगर पंचायत है जिनमें ये चुनाव हो रहे हैं। तो सभी स्तर से सबका यही प्रयास है कि उनकी जीत हो और भारी जीत हो, बड़ी जीत हो, और उसको लेकर के दोनों राजनीतिक दलों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देखिए, जहां तक भाजपा की बात करें तो भाजपा में अब कमेटी जो बनाई गई है उनकी बैठकें हो रही हैं और वहां से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस अभी 2 तारीख का इंतजार कर रही है, यानी कि कल शाम के बाद से कांग्रेस अपने रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटेगी और दोनों ही दलों की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के चुनाव अभियान को गति देंगे और अपने अपने प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील करेंगे। जी अजय जी, जिस तरीके से रणनीति तैयार करने की बात कही जा रही है, इस रणनीति के चलते कांग्रेस अपने वहां के प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए किस तरीके की योजनाएं लेके आने वाले हैं? आखिर किन वादों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने वाली है?
देखिए, चूंकि जो निकाय होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, तो वो उन क्षेत्रों के विकास को लेकर के कैसे उनको गति दिया जाए, कैसे जनता की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, उस पर विशेष तौर पर फोकस होता है। और चाहे कांग्रेस की बात करें या चाहे भारतीय जनता पार्टी की या अन्य जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, सभी लोग अपने अपने स्तर से यही बात कह रहे हैं कि वो उस क्षेत्र के विकास को लेकर के तेजी से काम करेंगे और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो जनता उनसे चाहती है, चुन करके भेजने के बाद जो जनता की उम्मीद होती है अपने जनप्रतिनिधि से, उन सभी अपेक्षाओं को वो पूरा करने का काम करेंगे। तो सबकी ओर से यही रणनीति है कि जो उपलब्धि लेकर के वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, यानी कि जो पहले जिन लोगों ने इन क्षेत्रों में काम किया है और जो लोग विभिन्न पदों पर रहे हैं, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें, चाहे मेयर की बात करें, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें या सभासद और पार्षद हैं, ये सभी लोग अपने अपने स्तर से जो पूर्व में रह चुके हैं इन पदों पर, उन्होंने काफी काम भी किया है और उन्हीं का वो प्रचार भी कर रहे हैं और उन्हीं के जरिए फिर से जनता से कह रहे हैं कि पिछली बार जब आपने चुन करके भेजा था तो हमने तमाम विकास कार्य किए थे, एक बार फिर से आप चुन करके भेजेंगे तो बाकी के हम जो और विकास कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेंगे और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का काम तेजी के साथ करेंगे। तो देखिए, अब सबकी ओर से अपने अपने दावे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता किस पर मुहर लगाती है, किस पर अधिक भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनावी रणनीति पर कांग्रेस अपना कार्य शुरू कर चुकी है। जब नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और उसके चलते अपनी रणनीति पर जुटी हुई है। हमारे प्रभारी लोग पहले बैठक लग चुके हैं, उसी के आधार पर फिर टिकटों का वितरण हुआ है और हमारी कमेटियां बनी हुई है, वो अपना काम बखूबी पहले ही कर रही है। दूरभाष से मैं लगातार अपने हर जिले के लोगों से संपर्क में हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, क्या करना है उसकी रणनीति उसी हिसाब से बनाएंगे। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने साल 2025 में प्रदेश को टीबी मुक्त और ड्रग फ्री राज्य बनाने की अपील की है और नववर्ष पर उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी कार्मिकों से अपील की है कि वे इस मुहिम में अपना पूरा योगदान दें और इसके अलावा मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से भी उत्तराखंड को टीबी मुक्त और ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने में सहयोग देने की अपील की है। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि मुख्य सचिव और अधिकारी का मार्गदर्शन मिला है और उनके दिशा निर्देश के तहत सचिवालय संघ प्रदेश हित में काम करेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज नए साल का शुभारंभ हो चुका है और इस नए शुभारंभ के चलते सभी मंत्रीगण, सभी नेतागण अपनी अपनी तरफ से देशवासियों, प्रदेशवासियों को अपनी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर एक नई पहल दिखी है जो टीबी मुक्त और ड्रग्स फ्री मुक्त बनाने की अपील की गई है। इसके चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, नए साल में नई ऊर्जा, नए जोश और नए उमंग के साथ प्रदेश के विकास को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उस दिशा में सभी लोगों को काम करना है। और प्रदेश के जो बड़े अधिकारी हैं, यानी मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी, उन्होंने सचिवालय में जो तमाम अफसर हैं और तमाम जो कार्मिक हैं उन सबको के साथ बैठक करके उन्होंने उनको निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि ये नया जो साल है, इस साल एक बड़ा संकल्प लिया जाए और इस संकल्प के तहत सभी लोग काम करें, क्योंकि उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य बनाया जाए, टीबी मुक्त राज्य बनाया जाए। उस दिशा में सबकी एक साथ पहल होगी, सारे अधिकारी एक साथ काम करेंगे तो ही इस मुहिम को अमली जामा पहनाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने आम जनता से भी अपील की है कि वो सभी लोग इस दिशा में सहयोग करें ताकि जो मुहिम चलाया जा रहा है, जिस मुहिम की कल्पना की गई है, उसको पूरा कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में पूर्व में अपने जब संबोधन में उन्होंने कहा था, जब वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगला जो दशक होगा
वो उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि अगले दशक में उत्तराखंड राज्य देश के सर्वोपरि राज्यों में रहेगा, शुमार रहेगा और सबसे नंबर 1 पर उत्तराखंड राज्य की गिनती होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इसी बात को दोहराते रहे हैं और इसी तरह से अधिकारी भी इस बात को दोहरा रहे हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ने की बात को कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसा कार्य करें कि उत्तराखंड राज्य जो है वो सर्वोपरि राज्यों में काउंट हो, उसकी गिनती हो और इस दिशा में काम किया जाए। देखिए, जो सचिवालय होता है, यहाँ पर विकास की जो तमाम जो रणनीति बनती है, तमाम जो कार्य किए जाते हैं, यहीं से आगे उसको बढ़ाया जाता है, यहीं से उसको अमली जामा पहनाया जाता है। और जो तमाम यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी हैं, अगर वो सकारात्मक पहल करेंगे तो इसका सकारात्मक निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा और पूरे प्रदेश में इसी तरह के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होगा, इसी तरह के दिशा निर्देशों पर पूरे प्रदेश के अधिकारी काम करेंगे। तो एक बड़ी पहल यहाँ से कही गई है। आज नया साल का पहला दिन है और मुख्य सचिव ने सबको शुभकामनाएं देते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की है। जी अजय जी, जिस तरीके से इस मुहिम को बढ़ाने के लिए अपील की गई है, इस अपील को पूरा करने के लिए इस डायरेक्शन में किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से टीमों का गठन किया जाएगा और इसको साकार करने के लिए क्या क्या कार्य करने की भी बात की गई है इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशन में पहले से ही तमाम विषयों को लेकर के काम किया जा रहा है। जैसे ड्रग्स फ्री राज्य बनाने की जो मुहिम है, उसके तहत युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे वो इस दिशा में काम करें। तमाम जगह पर छापेमारी की जा रही है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और कई टीमों का पहले से ही बनाई गई हैं टीमें और वो टीमें काम कर रही हैं। तमाम जगहों पर धरपकड़ करके जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, अवैध रूप से इस कार्य को कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उनका धरपकड़ किया जा रहा है, उनको सजा दिलाने की भी प्रक्रिया की जा रही है। तमाम लोग इस दिशा में पकड़े भी गए हैं और इसी के साथ साथ जो टीबी मुक्त राज्य की परिकल्पना है, उसमें स्वास्थ्य विभाग पहले से ही लंबे समय से काम कर रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो अपने आसपास अगर किसी तरह से इस तरह के लोगों को देखते हैं या किसी को कहीं से भी कुछ संदेह होता है कि उनको इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो वो अपना समय पर कैसे इलाज करें, कैसे वो स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे, कैसे वो डॉक्टरों के संपर्क में रहें, इस तरह के तमाम जो कार्य है पहले से किए जा रहे हैं। और अब सचिवालय के कर्मी, सचिवालय के अधिकारी भी लोगों को अपने साथ इस जागरूकता अभियान में जोड़ने का काम करेंगे और इस पहल को अमली जामा जब पहनाया जाएगा, जब इस पहल में सफलता मिलेगी तो एक अच्छा और सकारात्मक संदेश भी जनता के बीच पहुंच रहा है और जनता का भी पूरा सहयोग रहेगा। और जो संकल्प लिया जा रहा है, ये संकल्प तभी पूरा होगा जब सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके, एक साथ सभी लोगों के साथ जुड़ करके काम किया जाएगा और सब लोगों का सहयोग रहेगा। तो जाहिर है कि उत्तराखंड ड्रग्स फ्री राज्य भी बनेगा, टीबी मुक्त राज्य भी बनेगा और जो विकास की अवधारणा, जिस विकास की परिकल्पना को लेकर उत्तराखंड राज्य बना है, वो भी उस सपने को साकार करने में काफी बड़ी मदद मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो यह थे हमारे ब्यूरो चीफ जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में राधा रतूड़ी ने ड्रग्स फ्री राज्य बनाने की आज नए साल पर अपील की है और इसके संबंध में आगे भी कार्रवाई की जा रही है। आज नववर्ष 2025 प्रारंभ हुआ और यहाँ सचिवालय परिवार में सभी लोगों को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं और 2 संकल्प हम लोगों ने यहाँ पे आज लिए हैं। एक तो 2025 में उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाएंगे और दूसरा है कि ड्रग फ्री देवभूमि बनाएंगे। हाँ, शेष मैडम ने काफ़ी 2-3 बिंदु बताए हैं कि ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड हो और टीबी मुक्त हो इस 2025 में। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है राज्य को सफलता मिलेगी और ये जो कार्यक्रम उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि हमारा ये सभी संस्था, हमारे यहाँ जो काम होते हैं पूरे प्रदेश से संचालन होता है। तो आज हमारे सभी कर्मचारी यहाँ पे एक जगह इकट्ठे होकर हमने दूसरों को बधाई दे रहे हैं और हमें आज एसीएस महोदय वर्धन साहब, मुख्य सचिव महोदय का भी आशीर्वाद प्राप्त है, मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। तो उस मार्गदर्शन के अनुसार और हम सब मिल करके इस राज्य को उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ पर नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए
छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों का चलाया जाएगा। जो उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीनों में भी 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं, जो दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले, और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें गाड़ियों की नई गाड़ियाँ खरीदने का, पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं अब प्रशासन सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के दबाव में काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि हरवटपुर से नगरपालिका चेयरमैन पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला के आरक्षण पर भी आपत्ति दर्ज की गई है, जिसको लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस जन और प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला उप जिलाधिकारी कार्यालय विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी दस्तावेजों की स्क्रूटनी करवाई की। वहीं पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात का कहना है कि प्रशासन में बैठे लोग सत्ताधारियों के दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि कल भी इस तरह का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द करने की कवायद चल रही थी, लेकिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन के लोग निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस जनों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के द्वारा घूम घूम कर यह कहा गया था कि भाजपा की सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात का। देखिए, आपत्ति उन्होंने आरक्षण के खिलाफ दर्ज की है और अभी आरक्षण हमारी नियमावली में है। राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो संविधान संशोधन से संबंधित थी, इसके लिए भाजपा लगातार प्रयासरत है और इस समय मैं उस पर ज्यादा विस्तार में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो आपत्ति लगी है उसके विवरण को आप आपत्तिकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं। हमने उसका अध्ययन किया है और इसमें नियम और कानून दोनों बिल्कुल सुस्पष्ट हैं। मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से जो इसमें रिटर्निंग ऑफिसर है सिर्फ इतना अनुरोध कर सकता हूं कि वो नियम के दायरे से बाहर न जाएं और किसी किस्म के दबाव में काम न करें। देखिए, सुरक्षित यातायात पुलिस ने नव वर्ष पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान ना काटकर उनका गुलाब से फूल देकर प्यार से समझाया कि सुधर जाओ, क्योंकि आज साल का पहला दिन है, इसलिए प्यार से समझा रहे हैं। तो यातायात प्रभारी बोले नियमों की पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। ट्रैफिक पुलिस DSP रोहतास चंद से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे, खासकर हेलमेट नहीं पहन रहे, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं या अन्य नियम की अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, गुलाब का फूल दिया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ हर आदमी आज से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं, रोंग साइड न चलें। हर आदमी को, इंसान को, बच्चे को फर्ज करना चाहिए कि आज से मैं ट्रैफिक नियमों का ज्यादा से ज्यादा पालन करूँगा। तो लोगों को आज घूम दे करके समझाने का प्रयास किया गया। हमने आज किसी का चलान नहीं किया, आज से लोगों को अवेयरनेस किया, लोगों को जागरूक किया कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए वी स्टार न्यूज। नमस्कार।